To my channel, I am Gaurav Chaudhary. Channel name is The Golden Era. Today we are going to discuss about class 10 chapter number first resources and development. बच्चों हम लोग क्लास 6 से लगा के 10 तक सोशल साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी है वो हम लोग कंटिन्यू सीरीज चला रहे हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसको हम लोग आज देखेंगे। रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है, रिसोर्सेज हमारे लिए कैसे यूजफुल है, ये हम इसमें देखेंगे। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेज का मिसयूज करने से हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है और लैंड क्या होती है। कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हम लोग देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। यानी रिसोर्सेज है वो एनवायरनमेंट के द्वारा हमें फ्री में दे के गिफ्ट होते हैं एंड वेरी यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। यानी रिसोर्सेज एनवायरनमेंट के बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एलिमेंट्स होते हैं। रिसोर्सेज की अगर डेफिनेशन देखी जाए कि रिसोर्सेज क्या होता है, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड। यानी एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है और वो हमारी नीड को कंप्लीट करती है, विच इज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल है और वो हमारी नीड को पूरा करती है, इसके साथ साथ में उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। यानी कोई रिसोर्सेज है तो उसको निकालने की हमारे पास में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सेकेंड क्या फीचर्स है, इकोनॉमिकली फिजिबल। यानी रिसोर्सेज है तो उसको निकालने में हमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, इकोनॉमिकली वो फिजिबल होना चाहिए। फिर है कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी रिसोर्सेज का जो थर्ड, यानी ऐसा रिसोर्सेज बनाए कि हमारी सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट कर ले और उनके लिए वो यूजिबल हो। नेक्स्ट आता है द इंटरडिपेंड्स रिलेशनशिप। यानी ह्यूमन और रिसोर्सेज के बीच में क्या कनेक्शन है, ह्यूमन और टेक्नोलॉजी के बीच में क्या कनेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिपेंड रिलेशनशिप। से हम इस ट्रायंगुलर के अंदर देखते हैं, जैसे ये नेचर है, ये टेक्नोलॉजी है और ये इंस्टीट्यूशंस है। ह्यूमन है वो इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन करता है और किसी भी चीज़ को है वो रिसोर्सेज बनाता है। यानी ह्यूमन है वो नेचर से कोई भी एलिमेंट्स लेता है, ह्यूमन के पास में टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाता है और फिर अपने लिए कोई भी चीज़ है वो यूजफुल बनाता है। ह्यूमन है वो रिसोर्सेज बनाने के लिए सबसे पहले नेचर से कोई भी एलिमेंट्स लेता है। नेचर फिजिकली एनवायरनमेंट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स एंड मटेरियल्स अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। यानी ह्यूमन है वो नेचर से क्या लेता है, रॉ मटेरियल लेता है, फिर उस रॉ मटेरियल को टेक्नोलॉजी की हेल्प से मॉडिफाई करता है उसको। ह्यूमंस इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म दीज रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल रिसोर्सेज। यानी ह्यूमन है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेता है और जो रिसोर्सेज उसने लिया है रॉ मटेरियल उसको ट्रांसफॉर्म करता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से और उसे यूजेबल बनाता है। फिर नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस। यानी ह्यूमन है वो टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ करता है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर करता है। ह्यूमन है वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाता है, जैसे वो इंडस्ट्री लगा देता है, गवर्नमेंट बॉडीज है या मार्केट है, टू एक्सीलेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी ह्यूमन है वो अपने रिसोर्सेज को एक्सीलेट करने के लिए क्या करता है, वो इंडस्ट्री लगाता है, गवर्नमेंट बॉडीज लगाता है या मार्केट बनाता है, जिससे उसके जो रिसोर्सेज है वो एक्सीलेट हो और लोग उसको यूज करें। नेक्स्ट है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब ह्यूमन एक्टिविटी के रिजल्ट होते हैं। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। यानी किसी भी रिसोर्सेज कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है। ह्यूमन की एक्टिविटी से ही रिसोर्सेज बनाए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। यानी ह्यूमन खुद है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। यानी ह्यूमन है नेचर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करता है और यूजेबल बनाता है। अब हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे रिसोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मेजर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, बायोटिक और अबायोटिक।
बायोटिक के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ट्री है, एनिमल है, प्लांट है, इनको क्या बोला जाता है, बायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है। अबायोटिक में कौन आता है, रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज यानी लाइक सॉइल है, माउंटेन है, रिवर है, ये सब क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज है। और इनको नॉन लिविंग थिंग्स बोला जाता है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब किस में काउंट होती है, अबायोटिक रिसोर्सेज में। लाइक सॉइल है, लैंड है, ये सब क्या होते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। यानी ओरिजिन बेस पे अगर देखा जाए कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, तो रिसोर्सेज टू टाइप के होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे रिसोर्सेज होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या है, यानी उपलब्धता के आधार पे, यानी कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं और वापस बनते ही नहीं है, या फिर बनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं और हम अगर उनको खर्च भी करें तो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं, इनको बोला जाता है एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे रिसोर्सेज टू टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जो खुद को रिन्यू कर देते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सेकेंड आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल, यानी जो खुद को रिन्यू नहीं कर पाते हैं इसलिए इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल किसलिए उनको बोला जाता है, जो खुद को वापस से रिन्यू कर देता है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जैसे बच्चों आपका जो घर है, आपके पास में कोई भी व्हीकल है, आपकी जो साइकिल है, वो सब क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज में काउंट होते हैं। सेकंड आता है कम्युनिटी की रिसोर्सेज, जैसे आप पार्क में जाते हो झूला झूलने के लिए, वो पार्क क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज है। कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको सोसाइटी का हर व्यक्ति वो यूज कर सकता है, जैसे रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, पार्क है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब क्या होते हैं, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। जबकि इंडिविजुअल में क्या आता है, यानी खुद का, यानी खुद के जो पर्सनल जो यूज के लिए जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज, यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारा कंट्री यूज करता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसको वर्ल्ड के हर कंट्री यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जो फोर टाइप क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटस, यानी डेवलपमेंट स्टेटस के आधार पे रिसोर्सेज होते हैं वो मेजर थ्री टाइप के होते हैं, जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज और स्टॉक और रिजर्व रिसोर्सेज। इनको हम लोग आगे इंडिविजुअल अलग अलग इनको स्टडी करेंगे। तो देख रहे हैं नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू द नेशन, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करते हैं उनको क्या बोला जाता है, नेशनल रिसोर्सेज। द नेशन हैज लीगल पावर टू एक्वायर देम फॉर पब्लिक वेलफेयर, यानी नेशनल रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज काउंट होते हैं जिसके ऊपर किसी पर्टिकुलर नेशन का है वो कंट्रोल होता है, और जो नेशन होता है वो उन रिसोर्सेज को निकालता है और कहाँ यूज करता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। यानी कोई भी कंट्री है उसके पास रिसोर्सेज है, उसको सिर्फ वही नेशन निकाल सकता है और वो अपनी सोसाइटी के लिए उसको यूज करता है। पब्लिक वेलफेयर का मतलब होता है लोगों की भलाई के लिए कोई भी रिसोर्सेज यूज करना। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है, नेशनल रिसोर्सेज बोला जाता है। रिसोर्सेज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, अब कोई भी रिसोर्सेज है वो नेशनल रिसोर्सेज कब होगा, जब वो किसी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आएगा। पॉलिटिकल बाउंड्री में कैसे, जैसे हमारा कंट्री इंडिया है, उसकी बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आते हैं, यानी जहाँ जहाँ तक उसकी बाउंड्री होती है वो पूरा का पूरा, पूरी की पूरी टेरिटरी उस नेशन के कंट्रोल में होती है जिसको वो लोग यूज करते हैं। एंड द टेरिटोरियल वाटर्स, यानी नेशनल रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज काउंट होते हैं, कि एक तो किसी कंट्री की जो टेरिटोरियल बाउंड्री होती है उसके अंदर के रिसोर्सेज। सेकेंड है कि अगर उस कंट्री की बाउंड्री किसी
ओशन से लगती है, जैसे इंडिया है तो उस ओशन बाउंड्री का लगभग 12 नॉटिकल मील तक है वो उस कंट्री के कंट्रोल में रहेगा, वो भी उसका नेशनल रिसोर्सेज है। जैसे इंडिया है, इंडिया की जो बाउंड्री है मेन लैंड बाउंड्री, उससे 12 नॉटिकल मील तक इंडिया है वो रिसोर्सेज निकाल सकता है, कोई दूसरा कंट्री है वो उसको नहीं निकाल सकता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज दैट आर नॉट ओवन बाय एनी सिंगल कंट्री। ऐसे रिसोर्सेज जिसके ऊपर किसी एक कंट्री का हक नहीं होता है, जिसके ऊपर सभी कंट्री है वो उसको यूज कर सकते हैं एंड बिलोंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। यानी ऐसे रिसोर्सेज जिसको वर्ल्ड का हर कंट्री यूज कर सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो रिसोर्सेज किसी जगह पर अवेलेबल है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करता है। सब कंट्री है उन्होंने मिलके आपस में एग्रीमेंट कर रखा है, उसके बेस पे ही उस रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है। कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय एनी नेशन विदाउट द कंसेंट और परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी इंटरनेशनल रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज काउंट होते हैं जिसको निकालने के लिए हमें इंटरनेशनल कंट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोला जाता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या है? आउटसाइड नेशनल बाउंड्रीज ऑफ एन ओशियन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको निकालने के लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी तो है, हम उसको यूज भी करते हैं लेकिन उसको ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं करते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज बोला जाता है। यानी हमारे पास में उस रिसोर्सेज की टेक्नोलॉजी भी है लेकिन फिर भी हम उसको ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं कर पा रहे। जैसे उसका रीज़न क्या हो सकता है? रीजन्स कैन बी लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी उस उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज बोला जाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में राजस्थान और गुजरात के अंदर है वो सोलर एनर्जी की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, यानी हमारे पास में पोटेंशियल है राजस्थान और गुजरात के पास में कि हम लोग हैं वो सोलर एनर्जी के कितने भी प्लांट लगाए तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। सोलर प्लांट लगाना एकदम ईजी हो जाएगा, कम कॉस्ट लगेगी, तब हम लोग उसको ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे। डेवलप रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वालिटी हमें पता है और उनकी क्वांटिटी के बारे में भी है हमें पता है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है हम उसको यूज करते जा रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज को बोला जाता है डेवलप रिसोर्सेज। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक इज द रिसोर्सेज फॉर विच प्रेजेंटली वी डू नॉट हैव एनी टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट देम। स्टॉक के अंदर ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनकी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में उसको निकालने की हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है? स्टॉक रिसोर्सेज। जैसे जो वाटर है उस वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन और जो हाइड्रोजन है उससे एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन हमारे पास में अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमें ये पता लगे कि उस हाइड्रोजन को कैसे यूज करना है एनर्जी के रूप में। ऐसे रिसोर्सेज को बोला जाता है स्टॉक रिसोर्सेज। उसके नेक्स्ट है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम लोग हमारे पास में टेक्नोलॉजी है लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने उसको सेव करके रखा है। नेक्स्ट दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है कि हम लोग नेचुरल और जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करें और उनका मैनेजिंग इस ढंग से करें कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो ह्यूमन है उसकी नीड पूरी हो जाए और प्रेजेंट टाइम के अंदर जो ह्यूमन है उसकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो मेंटेन हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम रिसोर्सेज को बचा के रखें और उनकी ज़रूरत का भी ध्यान रखें। इसको क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट ऑफ
रिसोर्सेज, यानी हम लोग जो रिसोर्सेज को यूज करते हैं वो बिना किसी सेंस को लगाए रिसोर्सेज को यूज नहीं करना। हम जो रिसोर्सेज का यूज करते हैं उसको सस्टेनेबल ढंग से उसको यूज करें, यानी हमारी प्रेजेंट नीड भी पूरी हो जाए और नेक्स्ट जो जनरेशन है वो भी हमारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको इजीली यूज कर पाए। इसको क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लालची हो गए हैं और वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में लगे हैं। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, बिना कोई नेचर का ध्यान रखे अंधाधुंध है वो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जिससे आने वाली जनरेशन के लिए वो मुसीबत बन जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के अंदर क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको हम लोग नेचर से निकालते हैं और उसको ह्यूमन की नीड को पूरा करने में लगाते हैं। इसके साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए और जो रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेंस लगा के यूज करें, सस्टेनेबल यूज करें उस रिसोर्सेज का, तभी हम लोग आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा के रख पाएंगे। नहीं तो एक टाइम आएगा कि ये जितने भी रिसोर्सेज है ये ख़त्म हो जाएंगे। ह्यूमन बींग्स यूज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी ह्यूमन है वो भेदभावपूर्ण तरीके से रिसोर्सेज को यूज करता है, यानी जो ह्यूमन है वो रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो गया, यानी पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर खत्म हो रही है, एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल गया है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी लैंड की फर्टिलिटी है वो कमज़ोर होती जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन है वो बहुत ज़्यादा लालची हो गया है और वो नेचर को बिल्कुल भी नेचर का ध्यान नहीं रखता है। द एक्यूमुलेशंस ऑफ रिसोर्सेज डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर, यानी जो ह्यूमन है वो रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने में लगा हुआ है। उसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक साइड के अंदर रिच पर्सन है और दूसरी साइड के अंदर पुअर पर्सन है, यानी जितने भी रिसोर्सेज है वो लगभग 90% रिसोर्सेज पे किनका कब्जा है? जो लोग रिच है उनका। 10% है वो पुअर पर्सन है, वो सिर्फ 10% रिसोर्सेज ही यूज कर रहे हैं। ये सब क्या है? एक रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, उसका रिजल्ट है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज है जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर, उसका अगर हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तभी लाइफ की क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी और सभी लोगों की लाइफ है वो इजीली सरवाइव कर पाएंगे वो लोग। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? जो ग्लोबल पीस है वो खतरे में पड़ जाएगी और हमारी अर्थ है जो एक डेंजर जोन में आ जाएगी। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हमें अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा और रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ेगी। यानी जो रिसोर्सेज है उसको यूज करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि कौन से रिसोर्सेज को कितने टाइम के लिए यूज करना है और उसको कहाँ पर यूज करना है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तभी अर्थ के ऊपर है वो इक्वलिटी बनी रहेगी। मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज में क्या आता है? जैसे इलीगल माइनिंग आ गई, यानी कुछ लोग हैं वो गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं कम माइनिंग की और फिर ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग निकालने में वो माइनिंग करने में लगे रहते हैं। ओवर एक्सट्रैक्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग हैं वो अर्थ से रिसोर्सेज को बाहर निकालने में लगे होते हैं। फिर पॉल्यूशन, लोग हैं वो बिना एनवायरनमेंट को ध्यान रखे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? अगर आप इस पिक्चर को स्टडी करोगे तो हमें पता लगेगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर रखे हैं, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, और जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर है उसको भी पॉल्यूट नहीं कर रखा है, यानी डेवलपमेंट भी हो रहा है और इसके साथ साथ में नेचर का भी ध्यान रखा जा रहा है, नेचर बिना कोई नेचर को हार्मफुल किए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हैव डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए डेवलपमेंट करना। In other words, the present piece of development should not compromise with the needs of the future generation.
दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारी ज़रूरत भी हम लोग पूरी कर लें और जो नेक्स्ट जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम लोग कुछ रिसोर्सेज है वो बचा के रखें, इसको क्या बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सबसे पहले किसके माइंड में आया कि हम लोग इतने सारे रिसोर्सेज को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बार रुक के ये सोचना चाहिए कि रिसोर्सेज को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचेंगे या नहीं बचेंगे। ठीक है, आसपास में मोस्ट ऑफ द कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुए, और जब कंट्री है वो नया नया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, बिना कोई सेंस लगाए रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग यूज कर रहे थे। तो फिर कुछ लोगों ने एडवाइस दी कि रिसोर्सेज को अगर इस तरीके से यूज करेंगे तो एक टाइम आएगा कि ये रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए रियो डी जेनेरियो के अंदर एक समिट होता है, और अर्थ हमारा जो प्लेनेट है उसको बचाने के लिए लोग है वो प्रयास करते हैं। जैसे रियो डी जेनेरिया के अंदर एक अर्थ समिट होता है, आपके अगर एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि रियो डी जेनेरिया के अंदर अर्थ समिट कब हुआ था, तो 1992 के अंदर हुआ था। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, 1992 के अंदर क्या होता है कि लगभग 100 कंट्री के जो हेड होते हैं वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर इकट्ठा होते हैं, और इसको फर्स्ट इंटरनेशनल समिट भी बोला जाता है। ये लोग क्यों इकट्ठा होते हैं, एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये लोग रियो डी जेनेरियो के अंदर इसलिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि ये लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ये लोग ध्यान देना चाहते हैं, ताकि जो ग्लोबल लेवल पे इसका इम्पैक्ट पड़े और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब जब रियो डी जेनेरियो के अंदर ये अर्थ समिट होती है तो बाद में आता है एजेंडा 21। क्या है एजेंडा 21? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स। ये नहीं, ये लोग जो इकट्ठा होते हैं बाद में ये लोग एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, और इसमें ये लोग क्या बताते हैं कि हम आने वाले टाइम के अंदर एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचाएंगे, हम लोग पॉवर्टी के खिलाफ लड़ेंगे, अगर कोई डिजीज आ जाती है इंटरनेशनल लेवल पे तो उसको भी हम लोग लड़ने में हेल्प करेंगे, और हम सब मिल के रहेंगे और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। और हर सरकार है, हर गवर्नमेंट है, वो अपना खुद का एक एजेंडा 21 बनाएगी जिसमें वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास करेगी। ये रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट की पिक्चर है जिसमें ये लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया इज द स्ट्रेटेजिक, जुडिशियस एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज टू एड्रेस एक्यूट रीजनल इम्बैलेंस। रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी रिसोर्सेज को यूज करने से पहले कोई स्ट्रेटेजी बनाएं, उसका जुडिशियस यूज करें और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करें, ताकि नेचर है, ह्यूमन है, उसको नुकसान नहीं हो, कम से कम नुकसान हो। और इसके साथ साथ में एक रीजनल इम्बैलेंस है वो भी नहीं रहे। रीजनल इम्बैलेंस में क्या होता है कि किसी रीजन के पास में ज़्यादा रिसोर्सेज होता है तो वो अपना ज़्यादा डेवलपमेंट कर देता है, और कोई स्टेट है उसके पास में बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो उसका डेवलपमेंट बिल्कुल रुक जाता है। और कुछ ऐसे स्टेट है जिनके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज है तो उन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। इसको क्या बोला जाता है, रीजनल इम्बैलेंस। देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ विटल रिसोर्सेज इन सम एरियाज। इंडिया के अंदर कुछ एरियाज है जिनके पास में रिसोर्सेज बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और कुछ के पास में है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है ताकि किसी भी स्टेट का है वो डेवलपमेंट रुके नहीं। हमें जुडिशियस डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। कैसे करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, रणनीति बनानी है ताकि हम लोग अच्छे से उसको यूज करें। जैसे रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर क्या है, जैसे वाटर है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, इनका हम लोग कैसे यूज करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, कौन से स्टेट को कितना वाटर मिलेगा, कौन से स्टेट के अंदर फॉरेस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, कौन सा स्टेट है वहाँ पर माइनिंग है वो एक्टिविटी होगी। ये सब हम पहले प्लानिंग करेंगे, फिर इसको अगर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना तो हमारा डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होगा। नेक्स्ट आता है रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस का अभी जैसे
देखा था कि कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिनके पास में बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। इसको क्या बोला जाता है? रिसोर्सेज इम्बैलेंस। जैसे इंडिया का स्टेट है झारखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इनके पास में कोल और माइनिंग खूब है, इनके पास में बहुत सारे मिनरल्स है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रखा है, इसलिए इनका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यानी रिसोर्सेज होते हुए भी यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई, जिस वजह से ये स्टेट है वो पिछड़ गए। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर वाटर खूब है, लेकिन वहाँ पर भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। राजस्थान है, यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी की खूब पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारे यहाँ पर वाटर की कमी है। तो किसी स्टेट के पास में अगर वाटर ज़्यादा है तो वहाँ से राजस्थान के अंदर वो वाटर लेके आए और राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट करके और हम लोग किसी और स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, ये क्या कहलाएगा? रीजनल बैलेंस कहलाएगा। और रीजनल इम्बैलेंस में क्या होगा कि राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट तो खूब हो रहा है, लेकिन ये हमारे यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज है। झारखंड है, एमपी है, उनके पास में मिनरल खूब सारे हैं, लेकिन वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ही नहीं हो रखा है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमने वहाँ से माइनिंग एक्टिविटी की, वहाँ से कोल और मिनरल्स वगैरह निकाले और किसी और स्टेट के अंदर ले जाके वहाँ डेवलपमेंट कर दिया, और इन स्टेट का डेवलपमेंट है वो हुआ ही नहीं है। इसको क्या बोला गया है? रीजनल इम्बैलेंस बोला गया है। जैसे एक और एग्जांपल दे रखा है कूल डेजर्ट लद्दाख का। लद्दाख के पास नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ का कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा रिच है। इंडिया के अंदर रिसोर्सेज प्लानिंग का गोल अचीव करने के लिए जब हमारा फर्स्ट जो बजट बना था, उसके अंदर ही हमने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया, और हमने पहले प्लानिंग की कि आगे आने वाले 5 ईयर के अंदर हम लोग क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे। इसको क्या बोला गया? 5 ईयर प्लानिंग बोला गया। यानी इंडिया के अंदर जब 1915 के आसपास में हम लोग ये काम कर रहे हैं, और वर्ल्ड के अंदर ये काम कब हो रहा है? 1992 के अंदर हो रहा है। यानी 1992 में रियो डी जेनेरिया के अंदर अर्थ सब्मिट होता है, तब लोग ये बता रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज का प्लानिंग करके यूज करना चाहिए, जबकि इंडिया के जो गौर वाले 5 ईयर के अंदर हम लोग क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे। प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर हम लोग कैसे प्लानिंग करते हैं रिसोर्सेज की? तो हमें बताना है कि हम लोग जुडिशियस, सस्टेनेबल और इक्विटेबल यूज करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर? कि हम लोग रिसोर्सेज के आइडेंटिफाइंग करते हैं, फिर उसका सर्वे करते हैं और उसका मैप बनाते हैं। ये फर्स्ट स्टेज हो गया। दूसरे में क्या करते हैं हम लोग? टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट है वो इस रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज करेगा और कैसे यूज करेगा, इसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग अपने कंट्री के लिए जो नेशनल डेवलपमेंट की जो प्लानिंग करते हैं, इसके साथ उसे मैच कर देते हैं। इससे क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज एंड कॉलोनाइजेशन। रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपने देखी। कॉलोनाइजेशन में क्या होता है? कॉलोनाइजेशन के अंदर कोई भी पावरफुल कंट्री होता है, वो किसी वीक कंट्री को अपने कंट्रोल में कर देता है। इसको क्या बोला जाता है? कॉलोनाइजेशन। यानी कॉलोनाइजेशन के अंदर कोई भी पावरफुल कंट्री होता है, वो किसी वीक कंट्री को, उसकी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में करता है, फिर उसकी पॉलिटिक्स है, उसकी इकोनॉमी है, उसको अपने हिसाब से चलाता है और उसकी पूरी की पूरी सोसाइटी को अपने कंट्रोल में कर देता है। इसको क्या बोला जाता है? कॉलोनाइजेशन बोला जाता है। जो रिसोर्सेज है वो कॉलोनाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी कोई भी पावरफुल कंट्री है, वो उस कंट्री के ऊपर जल्दी कंट्रोल करता है जिसके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेशन प्लेड अ पिवटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल निभाते हैं क्या करने में? किसी भी कंट्री को कॉलोनी बनाने में। एज फॉरेन पावर सो टू कैपिटलाइज ऑन द अबेंडेंट नेचुरल वेल्थ ऑफ कॉलोनीज फॉर देयर ओवन इकोनॉमिक गेन। यानी कोई भी फॉरेन का कंट्री है, वो खुद का डेवलपमेंट करता है, और खुद के डेवलपमेंट करने के लिए वो क्या करता है कि किसी भी वीक कंट्री की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर देता है।
The allure of rich resources such as minerals, spices, timber, and agricultural products motivate foreign investors to establish control over territories across the globe. किसी कंट्री के पास में ज़्यादा रिसोर्सेज है, जैसे मिनरल है, स्पाइसेस है, टिम्बर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अगर किसी कंट्री के पास में ये ज़्यादा है तो कोई फॉरेन कंट्री है वो उसकी तरफ ज़्यादा मोटिवेट होता है और फिर बाद में वो उसको अपने कंट्रोल में कर देता है। इंडिया के अंदर भी यही हुआ। इंडिया के पास में क्या ज़्यादा था? इंडिया के अंदर स्पाइसेस ज़्यादा थे, टेक्सटाइल ज़्यादा थे, प्रीशियस मेटल्स ज़्यादा थे और इसीलिए इंडिया है वो कॉलोनी बन गया किसका? यूरोपियन पावर का कॉलोनी बन गया, खासकर किसका? ब्रिटिश लोगों का। रिच नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन ऑफ फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। अगर किसी कंट्री के पास में ज़्यादा रिसोर्सेज है तो वो कॉलोनी बन जाता है किसी और कंट्री का। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस कंट्री को जल्दी कंट्रोल में करते हैं जिसके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। अब इसमें मेजर रीज़न ये होता है कि जो कंट्री ज़्यादा डेवलप है उसके पास में टेक्नोलॉजी उन्होंने बना रखी है कि वो रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं और उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए पहले कमज़ोर कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाते हैं, फिर उस पूरे के पूरे रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूज करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। Irrational consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic और environmental problems। यानी हम लोग किसी भी रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज करते हैं, अत्यधिक मात्रा में यूज करते हैं, इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर और इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पोर्टेंट टू ओवरकम्स दीज प्रॉब्लम्स। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे कुछ व्यूज़ दे रखे हैं और कुछ इवेंट दे रखे हैं जिन्होंने रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास किया। जैसे सबसे पहले गांधी जी का देखते हैं। गांधी जी का व्यू दे रखा है देयर इज एनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबडी नीड्स। गांधी जी ने बोला है कि इस अर्थ के ऊपर इतने रिसोर्सेज है कि हर एक व्यक्ति की नीड पूरी हो सकती है, बट नो फॉर एनीबडी ग्रीड, लेकिन किसी भी व्यक्ति का लालच है वो पूरा नहीं हो सकता है। यानी गांधी जी ने बुक के अंदर दे रखा है कि सबका पेट भरने के लिए हमारे पास में खूब रिसोर्सेज है, लेकिन कमरा भरने के लिए हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है। यानी व्यक्ति का लालच है वो कभी पूरा नहीं होता है। He was against mass production and wanted to replace with it productivity by the masses। यानी गांधी जी थे वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, यानी गांधी जी ज़्यादा प्रोडक्शन को बुरा मानते थे। इंटरनेशनल लेवल पे रिसोर्सेज को बचाने के लिए किन किनों ने प्रयास किया, जैसे सबसे फर्स्ट है 1968 के अंदर क्लब ऑफ रोम बना। अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाए क्लब ऑफ रोम कब बना तो 1968 में बना। उसके बाद 1974 के अंदर एस सुमाकर है, उन्होंने एक बुक लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसमें इन्होंने गांधी जी ने जो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए जो व्यू दिया था वो इन्होंने इसमें बता रखा है। फिर 1987 के अंदर रुटलैंड कमीशन आया, उसने एक रिपोर्ट दी एक्सटेंसिवली मेंशन द नेसेसिटी ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन। उन्होंने हमें बताया कि रिसोर्सेज है वो ज़रूरत है उतना ही यूज करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा हमें रिसोर्सेज को यूज नहीं करना चाहिए। इट इज़ आल्सो एडवोकेटेड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ में इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी हमें बताया है, विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर। और ये सब व्यूज इन्होंने कौन सी बुक में लिखे हैं? आवर कॉमन फ्यूचर के अंदर इन्होंने ये सब डाला हुआ है। नेक्स्ट आता है लैंड रिसोर्सेज। आपको पता है लैंड एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो सब कहाँ करते हैं? लैंड के ऊपर करते हैं, तो लैंड हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हो जाता है। लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इट सपोर्ट वेजिटेशन है, उसको कौन सपोर्ट करता है? लैंड। वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, जितनी भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वो सब लैंड के ऊपर ही करते हैं। इसलिए लैंड हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हो जाता है। और लैंड एक फिनेट
मैग्नीट्यूड है, यानी लैंड है वो फिक्स है, लैंड बढ़ती नहीं है, लैंड है वो एक फिक्स रिसोर्सेज है, इसलिए हमें इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, केयरफुली प्लानिंग करके, और फिर हमें लैंड को यूज करना चाहिए। लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर, लैंड है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे ट्रोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल किस टाइप के, ह्यूमन फैक्टर है, ये सब फैक्टर काम करते हैं। हम लोग लैंड को कंटिन्यूस यूज करते हैं बहुत ही लंबे टाइम तक, और बिना कोई मेजरमेंट की हम लैंड को यूज करते हैं, बिना कोई मैनेजमेंट की यूज करते हैं। उसका रिजल्ट ये निकला है कि प्रेजेंट टाइम में लैंड का डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया है, और हमारे लिए ये एक सीरियस प्रॉब्लम। जैसे लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है, 43% लैंड है वो प्लेन्स के रूप में यूज हो रखी है, 27% लैंड है वो प्लेट्यू में है, और 30% लैंड है वो माउंटेन में यूज हो रखी है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज, लैंड जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे कुछ लैंड है वो फॉरेस्ट के रूप में यूज हो रखी है। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ ऐसी लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए यूजेबल नहीं है, जैसे बेरन और वेस्ट लैंड है, जैसे कोई बंजर ज़मीन है, व्यर्थ की ज़मीन है, वो सब हमारे लिए यूज़ नहीं आती है। लैंड फुट नॉट एग्रीकल्चरल यूजेज, कुछ ऐसी लैंड होती है जो यूजेबल है लेकिन एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं आती है, उस पर हमने बिल्डिंग्स है, रोड है, फैक्ट्रियाँ वगैरह बना रखी है। पाचर्स और ग्रेजिंग लैंड, कुछ ऐसी लैंड है जो हमने पशुओं को चराने के लिए यूज़ हम लोग उसको लेते हैं। कल्चरल वेस्ट लैंड में एक ऐसी लैंड आती है जिसको हमने 5 ईयर से अधिक टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ रखा है, बिल्कुल भी हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। फिर आता है नेट सोन एरिया, क्या होता है, ऐसी ज़मीन जिस पर हमने फसल बो रखी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया बोलते हैं। इसके साथ साथ में ऐसी ज़मीन area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross crop area. ग्रॉस क्रॉप एरिया ऐसे लैंड को बोला जाता है जिस पर हम एक साल में एक से अधिक फसल ले लेते हैं, उसको बोला जाता है ग्रॉस क्रॉप एरिया। नेट सोन एरिया के अंदर ऐसी लैंड आती है जिस पर हम साल में एक बार फसल बो देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, नेट सोन एरिया। प्रेजेंट टाइम के अंदर जो लैंड है उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा है फॉरेस्ट का जो एरिया है वो बढ़ा है। जैसे इंडिया के अंदर बात, जैसे जिस समय हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था उसमें 1950 की बात करें तो हमारा जो टोटल एरिया उसका 70% पार पे फॉरेस्ट थे। प्रेजेंट टाइम में 2026 के अंदर लगभग 26% पार्ट पे 25 पॉइंट समथिंग है, इतने परसेंट पार्ट पे हमने हमारा फॉरेस्ट एरिया है, टोटल जो लैंड का फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है। और 1950 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमने पॉलिसी बनाई कि लगभग 33% पार्ट पे हमारे फॉरेस्ट होने चाहिए। तो इम्पोर्टेंट ट्रेंड क्या है इंडिया के अंदर की फॉरेस्ट एरिया वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे 1950 में 17% था, प्रेजेंट टाइम में कितना है, 26% है। नेट सोन एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज, जो नेट सोन एरिया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नॉन एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीज, ऐसी लैंड जो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं लेते हैं वो इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए होती है। कल्चरलेबल वेस्टलैंड डिक्रीज, कल्चरलेबल वेस्टलैंड के अंदर ऐसी ज़मीन आती है जो कृषि योग्य है लेकिन फिर भी हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर